हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर बीएसएससी सीजीएल या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। हर एक एग्जाम में साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप साइंस को इग्नोर करते हैं या फिर साइंस को किसी भी प्रकार से किसी गाइड बुक से करके चले जाते हैं, तो आप क्वेश्चंस तो लगा पाएँगे या फिर कुछ क्वेश्चंस तो कर पाएँगे, लेकिन हर एक क्वेश्चंस को करने के लिए कॉन्फिडेंटली हर एक क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होगी और एनसीईआरटी के एक-एक लाइन को अगर अच्छे से आप समझ करके पढ़ लेते हैं और इसके बाद जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपका साइंस के क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएँगे और साइंस के मार्क्स आपको 100 में से 100% आप साइंस के मार्क्स अचीव कर सकते हैं। एनसीईआरटी का आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी 9th और 10th को बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं हर एक एग्ज़ाम के ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में एनसीईआरटी के सिलेबस को ही कहा जाता है कि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के 9th और 10th का एनसीईआरटी का निचोड़ एकदम पूरे अच्छे से अच्छे सरल शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से पिक्टोरियल मेथड से, एनिमेशन के मेथड से अच्छे से यहाँ पर साइंस को कवर कराया जाएगा। अभी हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स साथ-साथ चलेगा और इसके साथ बायोलॉजी भी आगे हम लोग कवर कर लेंगे। मतलब पूरा का पूरा साइंस यहाँ पर हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे और इसके बाद क्वेश्चंस भी लगाएँगे। केमिस्ट्री में अभी हम स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएँ करेंगे। पहला चैप्टर यही है, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर बात करें, पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, यह अवस्थाएँ किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, इनके बारे में कैसे जानेंगे, उसको जानने से पहले हमें पदार्थ क्या होता है, यह जानना होगा। पदार्थ यानी कि मैटर यानी कि सब्सटेंस, जो कह लीजिए सब कुछ पदार्थ है। आप अभी जहाँ पर बैठे हैं, जिस जगह पर आप बैठे हैं, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाइए। अभी नज़र दौड़ाने के बाद आप क्या देखते हैं कि आपके आगे आपका मोबाइल पड़ा हुआ है, लैपटॉप होगा, जिस चेयर पर बैठे होंगे, जो टेबल पर आप पढ़ाई कर रहे होंगे, पलंग पर बैठे होंगे, आपके घर, आपके चारों ओर आपका जो पानी का ग्लास होगा, जो भी आप देख रहे हैं, आपके कपड़े, आपका घड़ी, जो भी आप देख रहे हैं, आपके आपके बुक्स, सब कुछ क्या है? पदार्थ है। सब कुछ क्या है? पदार्थ है। आप बाहर निकलिए, आसमान, हवा, पानी, सब कुछ पदार्थ है। यानी कि जिस चीज़ का भी आप इमेजिनेशन कर लेते हैं, चाहे वह सजीव हो या फिर निर्जीव हो, हर एक चीज़ पदार्थ है। पदार्थ वह है जिसका कुछ द्रव्यमान हो या फिर जो कुछ स्थान घेरता हो, जो कुछ स्थान घेरता हो या फिर जिसका कुछ द्रव्यमान हो, वह पदार्थ है, मैटर है। भारत के दार्शनिकों ने कुछ इंडियन फिलोसोफर के द्वारा कहा गया था कि पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलकर के बना है। दुनिया का, वर्ल्ड का, यूनिवर्स का हर एक पदार्थ, हर एक मैटर, हर एक सब्सटेंस 5 मूल तत्वों से मिलकर के बना होता है और ये 5 मूल तत्वों से मिलकर, जिन्हें कि पंचतत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें पंचतत्व कहा जाता है। इंडियन फिलोसोफर ने बताया था। ये पंचतत्व क्या है? अग्नि, जल, आकाश, हवा और धरती। अग्नि, जल, आकाश, हवा और धरती, इन 5 तत्वों से मिलकर इस पूरे वर्ल्ड का, यूनिवर्स का, चाहे वह सजीव हो या फिर निर्जीव हो, लिविंग बीइंग्स या नॉन लिविंग बीइंग्स, हर एक पदार्थ इसी 5 तत्वों से मिलकर के बना है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने, मॉडर्न साइंटिस्ट ने बताया कि कहा कि हम इस बात को इस प्रकार से देखेंगे, पदार्थ को हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके भौतिक गुणधर्म के आधार पर और उसका केमिकल नेचर कैसा है, उसके आधार पर हम पदार्थ को देखेंगे। यानी कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, उसके केमिकल नेचर के आधार पर हम पदार्थ को, हम मैटर को बांटेंगे और उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए हम उसको स्टडी करने से पहले पदार्थ के भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले आपके पास जो भी आप जिससे लिख रहे होंगे, जैसे कि आप अगर रिवाइज़ करते हैं तो पेन से लिखते हैं या फिर मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो आपका मोबाइल क्या है? एक पदार्थ है। या फिर आपके बगल में अब एक पानी का ग्लास है, जिससे आप पानी पीते हैं, तो ग्लास भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, हर एक चीज़ पदार्थ है। ये पदार्थ क्या किसी कण से मिलकर के बने हैं, पार्टिकल से मिलकर बने हैं? जी हाँ, ये पदार्थ जो भी आप देख रहे हैं, सारे के सारे पदार्थ छोटे-छोटे कणों से, छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। आपके हाथ में जो पेन है, उसे छोटे-छोटे टुकड़े करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। तब तक कीजिए जब तक कि उसका लास्ट टुकड़ा वो बन जाए और उसके बाद किसी भी तरीके से, किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी तकनीक से, चाहे डायनामाइट लेकर के आ जाओ या फिर बॉम्ब से उड़ा दो, उसके बाद वह
टूट नहीं सकता है, वह डिवाइड नहीं हो सकता है, तो वही सबसे छोटा पार्टिकल उस पदार्थ का, उस पार्टिकल से मिल करके वह पदार्थ बना है। यानी कि पदार्थ कणों से मिलकर के, पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और पदार्थ क्या है? सब कुछ मैंने इसके बारे में बता दिया, बात कर लिया है। तो पानी की भी पदार्थ है, ग्लास भी पदार्थ है, लिक्विड सब कुछ पदार्थ है। बात अगर करते हैं कि पदार्थ के कण, जो पदार्थ के पार्टिकल्स हैं, आपस में जो यहाँ पर इस प्रकार से मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उन पार्टिकल्स के बीच खाली स्थान भी होता है क्या? तो हाँ, इन पदार्थ के बीच खाली स्थान भी होता है, रिक्त स्थान भी होता है। याद रखिएगा, इन पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान भी होता है। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके आपके पास एक ग्लास है और आप शरबत बनाना चाहते हैं, तो आप ग्लास में क्या करेंगे? चीनी डालेंगे। तो ग्लास में जब चीनी डालेंगे, तो जहां पर ग्लास में चीनी जाता है पानी में, क्या वही मीठा होता है या फिर पूरा ग्लास मीठा हो जाता है पानी का? पूरा पानी मीठा हो जाता है। तो इसका मतलब है पानी का जो हर एक पार्टिकल्स के बीच में चीनी का पार्टिकल्स घुस गया, तो इसका मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में छिद्र या फिर स्पेस होता है। समझ गए? दूसरा बात कि ये पदार्थ के कण, जो पदार्थ के पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, निरंतर कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। निरंतर क्या होता है? पदार्थ के कण कंटिन्यूअसली ये मूव करते रहता है, गतिशील रहता है। यह बात की आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि इसके पास कुछ एनर्जी होता है, निरंतर यह गतिशील अवस्था में रहता है। और यह पदार्थ के कण, जो पदार्थ के पार्टिकल्स हैं, इस यह क्या आपस में आकर्षण भी होता है? एक पदार्थ के कण जो है एक दूसरे से को आकर्षित भी करते हैं। तो हाँ, पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। और इसका आकर्षण बल किस प्रकार का है? किसी भी पदार्थ का जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल के बीच का आकर्षण बल, जो इंटरेक्शन है, जो इंटरेक्शन फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स है, वो किस प्रकार का है, कितना स्ट्रांग, कितना वीक है, उसके आधार पर ही हम लोग आगे पदार्थ को पढ़ने वाले हैं। अगर उस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत कमजोर है, तो कुछ और बन जाएगा। अगर पार्टिकल्स के बीच में, पदार्थ पदार्थ के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो थोड़ा ठीक ठाक है, तो कुछ और पदार्थ बन जाएगा। और अगर पदार्थ के पार्टिकल्स, पदार्थ के कणों के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो खिंचाव है, जो आकर्षण है, बहुत ज्यादा है, तो कुछ और पदार्थ बन जाएगा। हम क्या इस पदार्थ के क्या हम इस पदार्थ के जो कण हैं, जो पदार्थ के कण के बीच का आकर्षण है, क्या उसे तोड़ सकते हैं या फिर उसको एनर्जी दे? अगर आप नीचे से, जैसे कोई पदार्थ है, पानी है, यहाँ पर आप समझ लीजिए, और नीचे से अगर हीट करेंगे, तो क्या होगा? हीट करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि ये पदार्थ के कण आपस में गतिशील रहते हैं, तो हीट जब करेंगे तो इसके कण को क्या होगा? एनर्जी मिलेगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। और जब इसको काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये पदार्थ के कण क्या होंगे? ये जो आकर्षित, ये इसको पकड़ के था, इससे ज़्यादा ये आकर्षण में इसको एनर्जी मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा? छोड़ करके यहाँ से भागने लगेगा। और जब ये आकर्षण, ये जो आपस में जो आकर्षण था, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जब ये टूटने लगेगा, ये एक दूसरे को छोड़ने लगेंगे, तो कुछ और बन जाएगा। मतलब कि इसके काइनेटिक एनर्जी को हम हीट दे करके भी बदल सकते हैं पदार्थ के। तो चलिए, बात कर लिया कि इसके कुछ गुणों के बारे में, एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं कि पदार्थ के कणों से मिलकर के बना होता है। ये कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इन कणों के बीच खाली स्थान होता है, और यह कण निरंतर गतिशील होते हैं। और इस कण के बीच, जो पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। और इसका आकर्षण कैसा है, इसका इंटरेक्शन कैसा है, इसके बीच का, पदार्थ के कणों के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स कैसा है, उसके आधार पर हम पदार्थ की अवस्थाओं को देखेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो 5 अवस्थाओं को अभी तक साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है। पहले हम लोग 3 पढ़ते थे, लेकिन अब 2 और अवस्थाएं पदार्थ की पढ़ा जाता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, और पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर बात करते हैं कि लिक्विड और गैस दोनों को तरल कहा जाता है, लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड कहा जाता है, तरल कहा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा बात अगर कहें कि प्रकृति, नेचर में उपलब्ध कौन सी पदार्थ की अवस्थाएं मिलती है नेचर में? तो सॉलिड नेचर में मिलता है, लिक्विड नेचर में मिलता है, गैस नेचर में मिलता है, और प्लाज्मा नेचर में उपलब्ध ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। लेकिन बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट आर्टिफिशियल है, लैब में बनाया गया यह पदार्थ की अवस्था है, पांचवी अवस्था, याद रखिएगा। प्लाज्मा नेचर में मिलता है, सॉलिड नेचर में मिलने वाला, लिक्विड नेचर में मिलने वाला, गैस नेचर में मिलने वाला। लेकिन जो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है, यह आर्टिफिशियल है, लैब में बनाया गया पदार्थ का पांचवा अवस्था है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा।
अगर बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा की, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, तो सॉलिड के कण, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स आपस में एकदम चिपक के रहते हैं, क्योंकि इनके बीच प्यार, सॉलिड के बीच प्यार बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आप जानते हैं एकता में बल होता है। एकता में क्या होता है? बल होता है। अगर आपके 5 भाई हैं और पाँचों भाइयों के बीच का प्यार बहुत तगड़ा है, या फिर आप आपके बीच का इंटरेक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तगड़ा है, तो आपका क्या होगा? ताकतवर होंगे, आप ताकतवर होंगे, या फिर कह सकते हैं कि आपका बॉन्डिंग सॉलिड वाला है, ठोस है, कोई उसे तोड़ नहीं सकता है। लेकिन आपके बीच का बॉन्डिंग अगर इस प्रकार सा हो कि अगर कोई तीसरा आदमी, थर्ड पार्टी आकर के आपके बॉन्डिंग को तोड़ने की कोशिश करने लगे, अरे फलना ने तुम्हें ये कहा, फलना ने तुम्हें वो कह दिया, अरे तुमको ऐसे बोल दिया, तो क्या होता है उस स्थिति में ये बॉन्डिंग थोड़ा थोड़ा किसी प्रकार से, जैसे शादी ब्याह होने के बाद तीसरा जो आती है तीसरे घर की, तो थोड़ा थोड़ा बॉन्डिंग क्या होता है, वो बिगाड़ने लगता है। या फिर कोई दूसरा आदमी अगर बॉन्डिंग को बिगाड़ेगा, तो एनर्जी कुछ अलग से अगर इसको मिलता है, हीट एनर्जी उसको दिया जाए, टेम्परेचर दिया जाए, गुस्सा दिलाया जाए, तो इसके जो बॉन्डिंग है, पार्टिकल्स के बीच का बॉन्डिंग क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कमजोर होगा। और जब वो थोड़ा थोड़ा कमजोर होगा तो दूसरा चीज बन जाएगा, और उसको हीट दिया जाए और गर्मी दिया जाए, तो इसके पार्टिकल और एनर्जेटिक होकर के काइनेटिक एनर्जी उसको और ज्यादा मिल जाएगा, और हीट होकर के उसके पार्टिकल्स और दूर दूर चले जाएंगे, कुछ और बन जाएगा। और उसको हीट दीजिएगा, मतलब हीट देते जाइए, टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस के बाद कौन सा अवस्था बनता है, मतलब गैस का जो पार्टिकल्स है उसके बीच का इंटरेक्शन तो इतना कम होता है कि हम, वो गैस बन ही गया, क्योंकि गैस के जो कणों से मिलकर के बना है, जो पार्टिकल से मिलकर के बना है, उसके पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो दूर दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। और अगर उसको, उसके बाद भी उसको एनर्जी देते जाए, हीट देते जाए, टेम्परेचर देते जाए, तो गैस आगे क्या बन जाता है, प्लाज्मा, और यह पार्टिकल्स का चौथा अवस्था है, याद रखिएगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। वॉल्यूम, अगर सॉलिड की बात करें, तो आयतन सॉलिड का क्या होता है, फिक्स होता है। जैसा कि आप जानते हैं उसके जो कण है, जो पार्टिकल्स एकदम चिपके चिपके होते हैं, आपस में चिपक चिपक के रहते हैं, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, इसको समझाने का जरूरत तो है नहीं। अगर किसी ग्लास में आप पानी को लीजिए तो उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। अगर वही गिलास में गैस लीजिएगा तो वो अपना वॉल्यूम तो है नहीं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एकदम दूर दूर है, तो उसके वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है बता सकते हैं आप? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर यह कह सकते हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम चिपक चिपक के रह रहे हैं, ठीक है, एकदम चिपक के, बहुत ज्यादा प्यार है। और अगर चिपक चिपक के है, बहुत ज्यादा प्यार है, एक ही थोड़े से जगह में बहुत ज्यादा लोग आ गया, और प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत आसानी से अच्छे से रह रहा है, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन उतने ही जगह में लोग अगर हैं, लेकिन अलग अलग हैं, थोड़े दूर दूर हैं, उसके बीच उतना ज़्यादा प्यार नहीं है, तो उसका डेंसिटी क्या है, कम है। और उसी उतने ही जगह में, उतने सा ही जगह में अगर लोग भाग जाए और वहाँ पर एक दूसरे के बीच एकदम ज़्यादा ज़्यादा गैप हो जाए, तो वहाँ का डेंसिटी क्या हो जाए, और कम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा, लिक्विड का डेंसिटी उससे कम, गैस का डेंसिटी उससे कम। और अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा की डेंसिटी सबसे कम होती है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े उससे कम होते हैं, गैस में सबसे कम, सबसे दूर हो जाते हैं, और प्लाज्मा में तो उससे भी दूर, क्योंकि उसको और हीट दे दिया जाता है तो उसके पार्टिकल्स और दूर चले जाते हैं। उसके बाद इंटरमोलेक्युलर फोर्स, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उसके बाद, गैस में उसके बाद, प्लाज्मा में और कम। दूसरा बात करते हैं कि शेप, सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स नहीं होता, गैस का फिक्स नहीं होता, प्लाज्मा का तो बात ही नहीं करते। चलिए ये सब तो हम लोग देख लिए। आगे बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। चलिए जो पार्टिकल, मैटर का जो चौथा अवस्था है प्लाज्मा। जैसा कि हम जानते हैं सॉलिड, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, आपस में एकदम चिपक चिपक के रहते हैं। जब आप उसको हीट एनर्जी दीजिएगा तो उसके पार्टिकल्स को क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। और उसके पार्टिकल्स को जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो वो क्या करेगा, भागना चाहेगा एक दूसरे से, और उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो दौड़ना शुरू करेगा। और जितना सॉलिड के पास पार्टिकल्स एकदम चिपक चिपक के था, जब उसको हीट एनर्जी दिया जाता है, जब उसको हीट एनर्जी, टेम्परेचर दिया जाता है, तो उसके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा मिल जाता है, और उसका पार्टिकल दूर दूर हो जाता है। और जब उसका पार्टिकल दूर दूर हो जाएगा तो सॉलिड बन गया भैया लिक्विड।
अब जब लिक्विड या द्रव इसको और ज़्यादा हीट देते जा रहे हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स को भी मिलने लगेगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। उसके पार्टिकल और दूर हो जाएँगे और दूर-दूर भागने लगेंगे, एकदम रैंडमली मूव करने लगेंगे। एक तो ऐसे ही गति कर रहा था, ऊपर से और आपको टेम्परेचर आप दे दिए, तो टेम्परेचर जब दे देंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? उसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगा और जब काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगा, तो लिक्विड के पार्टिकल्स और दूर चले जाएँगे और जब पार्टिकल्स और दूर चले जाएँगे, तो वही लिक्विड क्या होगा? गैस बन जाएगा, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएँगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब गैस को भी गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो तो दूर-दूर हैं ही। अब गैस में और ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए, हीट देते जाएँ, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा? अब हमें इतना दम नहीं है कि और हम टूट पाएँ। तो गैस का पार्टिकल्स का जो और टूटने के बाद जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है किसी भी एटम का पास, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी टूट जाते हैं। गैस का पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, प्रोटॉन अलग हो जाता है, तो आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है या लूज़ होता है, तो क्या होता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है। जैसे कि अगर कोई चार्ज दिया, जब कोई चार्ज देता है तो देने वाला हमेशा क्या होता है? प्लस में जाता है और लेने वाला हमेशा माइनस में। ये तो आपको पता है, लेने वाला माइनस में, देने वाला प्लस में। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज करने लगेगा तो उस पर प्लस चार्ज चढ़ जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा तो नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये तो बात हम लोग जानते हैं। तो कहते हैं कि जो चार्ज्ड गैसियस जो गैस के पार्टिकल्स थे वो चार्ज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स टूट जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में। तो जब टूट जाएँगे तो चार्ज्ड हो जाएँगे और चार्ज्ड हो जाना ही कहलाता है कि इसका आयोनाइज़ेशन हो गया। क्योंकि आयन्स बन गए ये। पॉजिटिव चार्ज्ड क्या होता है? कैटायन होता है। नेगेटिव चार्ज्ड जो पार्टिकल होता है वो एनायन होता है। तो जब ये चार्ज्ड पार्टिकल्स बन जाएँगे, गैस जब और ज़्यादा उसको टेम्परेचर देते जाइएगा गैस के बाद, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आयन्स मतलब ये आयोनाइज़ेशन हो जाएगा गैस का, गैस के पार्टिकल्स का आयोनाइज़ेशन हो जाएगा, ये आयन्स बन जाएँगे और उसके पास जो एनर्जी होगा, जब गैस को और ज़्यादा हीट दीजिएगा, तो उसके पास एनर्जी क्या होगा? और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है और गैस का आयोनाइज़ेशन हो जाता है, गैस के पार्टिकल का आयोनाइज़ेशन हो जाता है, तब पदार्थ का एक और अवस्था जो हम लोग देखते हैं, जिसे कहा जाता है प्लाज़्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज़्मा। यानी कि प्लाज़्मा में जो पार्टिकल्स होते हैं, उसका एनर्जी क्या होगा? प्लाज़्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर एनर्जी हम देते जा रहे हैं और उसका जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा तो ये कैसा होगा? एक्साइटेड स्टेट में होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में होगा और जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ से क्या होगा? लाइट भी निकलेगा, जैसा कि आप जानते हैं लाइट वगैरह निकलेगा, चमचमाएगा। तो कहा जाता है टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। टेम्परेचर बढ़ाइए सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस में और ज़्यादा टेम्परेचर देते जाइए, हीट देते जाइए, एनर्जी देते जाइए, तो गैस का पार्टिकल्स टूट करके आयोनाइज़ेशन हो जाता है और गैस का आयोनाइज़्ड स्टेट मतलब आयनीकृत अवस्था जो होती है गैस का, वही कहलाता है प्लाज़्मा। याद रहेगा, वही कहलाता है प्लाज़्मा। और गैस जो है जब गैस में और ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा, जब और ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तो गैस का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज करने लगता है और आयन बना लेता है। गैस का पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयन्स बन जाएगा और आयन्स वाला जो स्टेज है वही कहलाता है प्लाज्मा। यह बात आप समझ गए होंगे। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स होते हैं, याद रखिएगा आयोनाइज्ड पार्टिकल्स हैं। और वो कौन से पार्टिकल्स हैं? तो यहाँ कह सकते हैं प्लाज्मा जो है आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ गैस है। दूसरा बात, गैस का जो पार्टिकल्स है, जो गैस के पार्टिकल इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन लूज करता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पर और आयन बनाते हैं तो प्लाज्मा का स्थिति आती है। ठीक है? यहाँ पर यह भी देख सकते होंगे आप, सॉलिड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लिक्विड थोड़ा सा वीक बॉन्ड, गैस में और ज़्यादा बॉन्ड वीक हो जाता है और जब गैस को और ज़्यादा एनर्जी दीजिएगा, गैस के पार्टिकल्स टूट जाते हैं, आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइज होने के बाद जो स्थिति पदार्थ की बनती है वही है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो पदार्थ की चौथी अवस्था है वो कहाँ-कहाँ देखने को मिलती है? इतना ज़्यादा एनर्जी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इतना ज़्यादा टेम्परेचर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो जो सन है, जो सूर्य है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और उसमें गैस आप जानते हैं हीलियम गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, तो ये गैसेज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण इन गैसों का आयोनाइज़ेशन हो जाता है सूर्य में और जो सूर्य है वहाँ पर प्लाज्मा पाया जाता है, वहाँ पर प्लाज्मा पाया जाता है। टेम्परेचर तारा में भी स्टार्स वगैरह तारा वगैरह का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ भी गैसेज़ पाए जाते हैं और गैस का आयोनाइज़ेशन हो जाना तो मतलब तारों में स्टार्स में आपको प्लाज्मा मिलेंगे।
सन में, सूर्य में प्लाज्मा मिलेंगे और एक जगह और मिलता है आपको प्लाज्मा। देखिए, वो जो आप घरों में देखते होंगे ट्यूब लाइट, ठीक है? जो ट्यूब लाइट आप देखते हैं घरों में, उसके अंदर भी प्लाज्मा पाए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर ट्यूब लाइट के अंदर क्या होता है, हीलियम, आर्गन, गैस भरे होते हैं, ठीक है? और जब ये वैक्यूम ट्यूब होता है, ये वैक्यूम ट्यूब होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाहित करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, तो ये गैसेज़ जो हीलियम, आर्गन गैसेज़ होते हैं इसके अंदर, वो क्या होता है, आयोनाइज़्ड हो जाएगा और जब गैस आयोनाइज़्ड हो जाते हैं, एनर्जी इसको मिल जाता है, तो ये क्या होते हैं, आयोनाइज़्ड होकर के टूट जाते हैं और ये बन जाते हैं प्लाज्मा और प्लाज्मा बनने के बाद ये चमकने लगते हैं और लाइट होने लगता है। तो आपको ट्यूब लाइट, नियॉन गैस वाला जो नियॉन बल्ब होते हैं, उन सब में भी प्लाज्मा पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में हमने बात किया था। अच्छा, एक बार और थोड़ा-सा देख लेते हैं कि प्लाज्मा की खोज जो है विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक ने 1879 में किया था और इसका नामकरण जो है लैंग म्यूर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। प्लाज्मा का नामकरण किसने किया? लैंग म्यूर नामक साइंटिस्ट ने और इसकी खोज करी थी विलियम क्रूक्स। गैस का वह अवस्था, आयोनाइज्ड अवस्था जो है, यही प्लाज्मा है और जब गैस को ज़्यादा एनर्जी दीजिए, हीट ज़्यादा दीजिएगा, तो प्लाज्मा बनता है। आप कह सकते हैं कि प्लाज्मा के कण बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं और बहुत एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। यह आप कह सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेंगे प्लाज्मा? प्लाज्मा के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लाइटनिंग वगैरह में, क्योंकि उसमें भी एनर्जी बहुत ज़्यादा, सोलर विंड में, ऑरोरा, उसके बाद फ्लोरेसेंट लाइट जो ट्यूब लाइट वगैरह है उसके अंदर प्लाज्मा आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है। आगे बात कर लेते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की तो 1920 की बात है, ठीक है? 1920 की बात है। एक भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस था, ठीक है? भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ कैलकुलेशन किया था, ठीक है? 1920 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है? सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया, पदार्थ की पांचवी मतलब मैटर के पांचवी अवस्था के लिए कुछ कैलकुलेशंस किया था और उन कैलकुलेशंस के आधार पर, याद रखिएगा, उन कैलकुलेशंस के आधार पर आइंस्टीन ने क्या कहा था, आइंस्टीन ने पांचवी, पदार्थ के पांचवी अवस्था का भविष्यवाणी किया था। ये आपको याद रखना होगा कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है, उसकी जानकारी, उसका कैलकुलेशन किसने किया था? सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में। मतलब बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में जो जानकारी दी थी या फिर कह सकते हैं उसके बारे में कुछ कैलकुलेशंस किया था सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में। और उन कैलकुलेशंस के आधार पर आइंस्टीन ने, उन कैलकुलेशन के आधार पर पदार्थ के पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी करी थी। क्या करी थी? पदार्थ के पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी करी थी कि ऐसा हो सकता है। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के को का नाम दिया था, एक कण के बारे में बताया था, बोसोन। क्या? बोसोन कण के बारे में बताया था। वहीं पर 1995 की बात है। एरिक कार्नेल और कार्ल वेमन नामक एक साइंटिस्ट था। याद रखिएगा कि सन 1995 की बात है। एरिक कार्नेल और कार्ल वेमन ने कहा कि मैंने बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट को खोज निकाला है। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है उसका खोज मैंने कर लिया है। ये कौन बताया था? एरिक कार्नेल और किसने? तो कार्ल वेमन ने। याद रखिएगा, एरिक कार्नेल और कार्ल वेमन नामक साइंटिस्ट है। 1995 में इन्होंने कहा कि मैंने पदार्थ की पांचवी अवस्था बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट को खोज निकाला है और उस खोज के लिए 2001 में इन दोनों को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। 2012 में एक साइंटिस्ट था पीटर हिग्स, उसने एक पार्टिकल के बारे में बताया, हिग्स बोसोन। क्या बताया? हिग्स बोसोन, जिसका नाम दिया। उस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है और कहा जाता है कि इस पार्टिकल को, यह सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है, इसके बाद और इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है? उसके बाद ये जो एरिक कार्नेल है, एरिक कार्नेल और कार्ल वेमन, जैसे कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस, और गैस को और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर क्या बनता है? प्लाज्मा, ठीक है? और अगर टेम्परेचर घटाते जाएंगे तो प्लाज्मा से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, और ज़्यादा टेम्परेचर घटाएंगे तो बहुत, देखिए, हाई टेम्परेचर प्लाज्मा मिलता है और सबसे लोअर टेम्परेचर पर आपको मिलेगा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। याद रखेंगे, सबसे कम टेम्परेचर पर, लोअर टेम्परेचर पर आपको बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट मिलेगा। तो एरिक कार्नेल और कार्ल वेमेन ने एक एक क्या बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर? रूबिडियम गैस पर। याद रखिएगा, रूबिडियम गैस पर एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था? 170 नैनो केल्विन, ठीक है, 170 नैनो केल्विन टेम्परेचर पर रूबिडियम गैस को रखा था और वहां पर उसने कहा कि बॉस आइंस्टीन या फिर पदार्थ के पांचवें क्या बोलते हैं अवस्था के बारे में हमने खोज लिया है। यह है पदार्थ का पांचवा अवस्था। रूबिडियम गैस को 170 नैनो केल्विन पर
जब रखा, मतलब इतना कम टेम्परेचर 170 नैनो केल्विन। 1 केल्विन कितना होता है? 1 केल्विन जो है, अगर बात करें 170 नैनो केल्विन, 1 केल्विन तो ऐसे ही कम होता है, सबसे कम, ठीक है? और उसके बाद भी उससे भी कम, मतलब 0 और 1 केल्विन के बीच में, ठीक है? 0 और 1 केल्विन के बीच में जो 273 केल्विन, 273 केल्विन बराबर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और 1 केल्विन कितना कम होगा, आप सोच करके देख सकते हैं। और 1 केल्विन से भी कम, मतलब उसका भी 10 टू द पावर 9 केल्विन के से भी कम, मतलब इतना कम टेम्परेचर पर जब रुबिडियम गैस को रखा गया, तब उसे पदार्थ की पांचवी अवस्था मिली थी, जिसका नाम दिया गया बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्योंकि इस पदार्थ के बारे में जानकारी किसने दिया? सत्येंद्र नाथ बोस ने, कुछ कैलकुलेशंस के आधार पर। और उन कैलकुलेशंस के आधार पर इस कण के की भविष्यवाणी करी थी आइंस्टीन साहब ने। 1995 में एरिक कार्नेल और कार्ल वेमेन ने बोला कि मैंने इसे खोज निकाला है, और 2001 में उसे नोबेल पुरस्कार मिला। 2012 में पीटर हिग्स ने एक पार्टिकल बोला, अब हिग्स बोसोन, और उसे गॉड पार्टिकल का नाम दिया था, मतलब यह सबसे लास्ट है, इसके बाद और पार्टिकल आपको नहीं मिल सकता है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने पदार्थ के 5 अवस्थाओं के बारे में देखा कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे आपको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा, और फिर उसके बाद आपका क्या मिलेगा? जब टेम्परेचर लोअर करते जाएंगे तो आपको गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस प्रकार से मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से होते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन? लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड कैसे बन जाता है, लिक्विड से गैस कैसे बनता है, सब कुछ हम लोग देखते हैं। तो पहले पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन देखने से पहले एक बार देखेंगे कि पदार्थ का टेम्परेचर में चेंज करने पर, जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उसमें टेम्परेचर चेंज करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? टेम्परेचर के चेंज करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप लोग जैसा जानते होंगे कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को समझिए गुस्सा, क्या? टेम्परेचर को समझिए गुस्सा। और अगर आपके घर में, अगर आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है? 10 लोग हैं अगर आपके घर में, और 10 लोग आपस में बहुत अच्छे से, ठीक है? 10 लोग आपस में बहुत अच्छे से, पूरा प्यार से, उसके बीच का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है और आपस में अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है? तब तक तो ठीक है। वो सॉलिड अवस्था में अगर ये बहुत अच्छा, क्योंकि कहा जाता है कि एकता में बल होता है, और बल का मतलब सॉलिड, ठोस। तो कहता है किसी घर में 10 लोग बहुत प्यार से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन लेकिन अगर इसी घर में कोई तीसरा आदमी, अगर कोई दूसरा आदमी, बाहर का आदमी इसे क्या करे, अलग से कुछ एनर्जी देने लगे, किसी एक ऐसे लोग को, इस घर के किसी एक ऐसे शख्स को ऐसा एनर्जी देने लगे कि क्या हो, देखिए समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, अलग से कुछ एनर्जी इसको मिलने लगा। तो इसके पार्टिकल्स, जो घर के मेंबर्स हैं, उसको एनर्जी अगर ये कुछ देने लगा अलग से, समझ रहे हैं ना कौन सा एनर्जी? तो जब एनर्जी देने लगेगा तो ये क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच का जो क्या था, मेंबर्स के बीच का जो प्यार था, जो इंटरेक्शन था, जो फोर्स था, अट्रैक्शन फोर्स था, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन कम होगा। और जब पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन कम होगा तो जो अवस्था था उससे चेंज होगा कि नहीं? तो यही चीज है कि टेम्परेचर में चेंज करने से, हीट देने से क्या पदार्थ की अवस्था में चेंज होता है? जैसा कि अगर उस घर में कोई व्यक्ति है, बहुत गुस्सा करने लगा एकदम, ठीक है? तो जब बहुत गुस्सा करने लगोगे, तो गुस्सा करोगे तो तुम्हारे पास कोई आएगा क्या? सब तो तुमसे भागेगा, ठीक है? अरे भाई बहुत गुस्सा करता है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा जब हो जाएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं, तुम्हारे से सब दूर जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, टेम्परेचर ज्यादा तो तुम्हारे से सब कोई, तुम्हारे घर का सारा मेंबर तुमसे भागेगा। तुमसे तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम होते जाएगा, तुमसे दूर भागने लगेगा, पार्टिकल्स दूर भागने लगेंगे जब टेम्परेचर कम होगा। तो लोग ठंडे दिमाग से जब तुम रहोगे, बहुत अच्छे से बोलोगे, प्यार प्यार से बोलोगे, तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, और जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारे बीच का इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब गुस्सा होगा, तो तुमसे लोग दूर भागेंगे, सीधा सा बात है। यहां पर देखिए, एक जनाब है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, लोग इससे भाग रहे हैं। यहां सीधा सा मतलब वही चीज होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच प्यार है, ठीक है, बहुत ज्यादा सौहार्द वाला स्नेह है, सबके बीच में लव, अट्रैक्शन, सब कुछ है। लेकिन जब इसको टेम्परेचर देने लगते हैं, जब यह गुस्सा इससे करवाने लगते हैं, तो इसके पार्टिकल्स दूर भागने लगते हैं। और जब पार्टिकल्स दूर भागेंगे तो अगला स्टेज में यह पहुंच जाएगा, क्या होगा, इसके पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे, और जब पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे तो सॉलिड से क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और ज्यादा इसको टेम्परेचर दिया जाए तो पार्टिकल्स और दूर भागेंगे और लिक्विड से गैस बन जाएगा। मतलब कि
टेम्परेचर के चेंज करने से या फिर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। मतलब कि पदार्थ की अवस्थाओं में, मैटर के स्टेट में, स्टेजेज में चेंज होता है टेम्परेचर के बढ़ाने से, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ाने या फिर घटाने से सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंजेस होता है। तो ये चीज़ हमने देखा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ हम हीट देते जा रहे हैं और इधर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर लेवल। ये सॉलिड है जो आप देख रहे हैं कि आइस है, बर्फ़ का टुकड़ा रखा हुआ है। इसको जब टेम्परेचर देते जाएँगे, तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? दूर-दूर भागेंगे और टेम्परेचर देते एक ऐसा अवस्था आता है, ठीक है? एक ऐसा अवस्था आता है जब यह सॉलिड से क्या होगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जिस जगह पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेते हैं कि सॉलिड से, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, तो जो सॉलिड से लिक्विड होता है जब बनता है तो उसको कहा जाता है कि मेल्ट कर गया। सॉलिड जिस जगह पर, याद रखिएगा, सॉलिड जिस जगह पर या फिर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड बनता है, एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड बन जाता है, तो वह उसका क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक कहलाता है, मतलब गल गया, ठीक है। जिस यहाँ से देखिए, जब सॉलिड था, टेम्परेचर देते गए, हीट देते गए, तो हीट देते जाइएगा तो क्या होगा? हीट देते जाइएगा, टेम्परेचर दीजिएगा तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, सॉलिड से ये लिक्विड बनेगा। लेकिन कौन से जगह पर? जिस जगह पर, मतलब टेम्परेचर देते जा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो एक ऐसा न्यूनतम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जिस जगह पर सॉलिड से लिक्विड में यह परिवर्तित हो गया, उस जगह को या फिर उस पॉइंट को कहा जाता है, इस ठोस का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, गलनांक बिंदु कहा जाता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, उसे उस पॉइंट को, उस बिंदु को गलनांक बिंदु कहा जाता है या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। अब और टेम्परेचर बढ़ते गया, ये लिक्विड में चेंज हो चुका है, लिक्विड में चेंज होकर के और टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। अब लिक्विड क्या होता है? वेपर बन जाता है, लिक्विड जलवाष्प बन जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो लिक्विड जिस जगह पर वेपर में चेंज होने लगा, लिक्विड जिस जगह पर वाष्प बनने लगता है, द्रव जिस जगह पर क्या बोलते हैं, गैस में चेंज होने लगता है जिस जगह पर, तो उस जगह को, उस पॉइंट को, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, कथनांक, मतलब जिस न्यूनतम तापमान पर, जिस मिनिमम तापमान पर, टेम्परेचर पर द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, उस न्यूनतम तापमान को, उस जगह का या फिर उस लिक्विड का क्वथनांक कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। याद रहेगा कि जिस मिनिमम टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में परिवर्तित हो जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो जैसा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, आप जानते होंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर आइस जो है, मतलब बर्फ, जिस जगह पर, जिस टेम्परेचर पर वाटर में चेंज होता है, वो कहलाता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आइस का, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जब सॉलिड से लिक्विड में गए, तो क्या हुआ? टेम्परेचर हम लोगों ने दिया, टेम्परेचर बढ़ाया। और लिक्विड से क्या सॉलिड बनाया जा सकता है? लिक्विड से सॉलिड बनाया जा सकता है। तो जी हाँ, लिक्विड से सॉलिड बनाया जा सकता है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाए थे तो सॉलिड से लिक्विड हुआ था, तो लिक्विड से सॉलिड जाने के लिए आपको कूल करना होगा, टेम्परेचर घटाना होगा। और टेम्परेचर जब आप लिक्विड से सॉलिड में जाएँगे तो टेम्परेचर आप घटाएँगे, और टेम्परेचर घटाएँगे तो जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, उस पॉइंट को, उस लिक्विड का कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। जिस जगह पर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है? टेम्परेचर जब आप घटाते जाएँगे तो जिस टेम्परेचर पर, याद रखिएगा, जिस टेम्परेचर पर, जिस न्यूनतम तापमान पर पानी, द्रव ठोस में चेंज होने लगता है, तो उस पॉइंट को कहा जाता है, उस वाटर का या फिर उसका कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है। मतलब कि अवस्था में, पदार्थ की अवस्था में, जो पदार्थ है या फिर उसका स्टेजेज में चेंज हो जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर तो सेम रह रहा है। तो ये भाई कैसे हो गया? ठीक है, ये चीज़ हम आगे देखेंगे कि देखिए यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि जो
आइस का जो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है वही उसी टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज भी कर जा रहा है। तो पदार्थ की अवस्थाओं में तो चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ। इस चीज़ को हम आगे समझेंगे कि ये टेम्परेचर क्या कहलाता है, जिस टेम्परेचर पर पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर में वृद्धि, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं दिखाई देता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये चीज़ समझ गए कि जो जब क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट जब देते हैं, हीट एनर्जी जब देते हैं, तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है। और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड बनता है उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्या, मेल्टिंग कहा जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। और लिक्विड से और टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो लिक्विड से गैस बनेगा। और जिस टेम्परेचर पर देखिए, लिक्विड से गैस बनने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, जिस टेम्परेचर पर, तो उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड क्या हो गया, मेल्टिंग या फिर गलनांक, लिक्विड से गैस क्या हो गया, बॉइलिंग, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तब। अब अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो याद रखिएगा, टेम्परेचर जब घटाएंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर घटाएंगे गैस से लिक्विड, तो गैस से जो लिक्विड बनने की प्रक्रिया है, तो गैस से लिक्विड कैसे बनेगा, टेम्परेचर जब घटाइएगा आप, तो टेम्परेचर यानी कि गुस्सा कम होगा, तो लोग आपस में आएंगे, सटेंगे, चिपकेंगे, और गैस से लिक्विड जब आपस में उसके पार्टिकल चिपकेंगे तो उसे कहा जाता है कंडेंसेशन, यानी कि संघनन कहा जाता है। वो हम आगे बताने वाले हैं, संघनन कहा जाता है। और लिक्विड से सॉलिड जब घटेगा तो लिक्विड से सॉलिड बनेगा, टेम्परेचर घटेगा तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होंगे, और सटेंगे, चिपकेंगे, लिक्विड पानी से बर्फ बन जाएगा, तो उसे कहा जाता है क्या, फ्रीजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग कहा जाता है, फ्रीजिंग, याद रखिएगा, फ्रीजिंग, या फिर उसे हिमीकरण कहा जाता है, हिमांक कहा जाता है, हिमांक पॉइंट। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा कि आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, टेम्परेचर घटाइएगा, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कैसे होता है, तो पार्टिकल्स के दूर जाने और पार्टिकल्स के नज़दीक आने से इन अवस्थाओं में चेंज होता है। एक ऐसा भी अवस्था होता है जिसमें डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है और गैस से सॉलिड बन जाता है, मतलब बीच में लिक्विड का कोई चांस नहीं है। तो डायरेक्ट अगर सॉलिड से गैस बनता है, डायरेक्ट ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है कोई अवस्था, तो उस क्रिया को कहा जाता है, प्रक्रिया को कहा जाता है सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। इसका भी स्लाइड आगे है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सब्लिमेशन, जिसे हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, क्या, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो गया। और अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसे कहा जाता है डिपोजिशन, या फिर निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है, याद रखिएगा, निक्षेपण, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, गैस से डायरेक्ट सॉलिड। तो जो सब्लिमेशन प्रदर्शित करता है, ऐसे पदार्थ जो सब्लिमेशन प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, सब्लिमेशन प्रक्रिया दिखाते हैं, तो आप जानते होंगे कपूर, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कपूर। कपूर को अगर आप हवा में या कहीं रख दीजिए तो धीरे धीरे वह डायरेक्ट उड़ जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे डायरेक्ट उड़ जाता है, खत्म हो जाएगा। 2-4 दिन, 10 दिन के बाद आप डायरेक्ट हवा में छोड़ दीजिए तो कपूर क्या होगा, धीरे धीरे हवा में आप उसे छोड़ दीजिएगा तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि सॉलिड अवस्था में था कपूर, और ये कपूर क्या हो गया, गैस में चेंज हो गया। तो ये सब्लिमेशन प्रक्रिया को दर्शाता है कपूर। दूसरा एक नेप्थेलिन, आप जैसे फेनाइल की गोली आप लोग जानते होंगे, ठीक है, नेप्थेलिन की गोली। तो नेप्थेलिन की गोली आप कहीं भी रखिएगा, ठीक है, धीरे धीरे देखिएगा कि कुछ दिन के बाद ये अपने आप खत्म हो गया। ये खत्म होकर के कहाँ गया, तो गैस बन गया, सॉलिड से गैस बन गया, तो वो सब्लिमेशन को दर्शाता है। तीसरा आप एंथ्रासीन सुने होंगे, ठीक है, तो एंथ्रासीन जो है ये भी सब्लिमेशन को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड भी सब्लिमेशन प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसे नौसादर भी कहा जाता है, नौसादर, ठीक है। और एक होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको हीट कीजिएगा तो ये डायरेक्ट क्या होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है डायरेक्ट क्या होगा, ये बीच में द्रव वगैरह नहीं बनता है, पानी वगैरह नहीं बनता है, ये डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ड्राई आइस कहा जाता है। ड्राई आइस इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। ड्राई आइस क्यों, क्योंकि ये बीच में पानी वानी में चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट ये गैस में चेंज हो जाता है। तो याद रख लेंगे कितना, कपूर हो गया, नेप्थलीन, एंथ्रासीन,
नासिन, नौसादर जो अमोनियम क्लोराइड है और ड्राई आइस या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो है ये सब्लिमेशन प्रक्रिया को दर्शाते हैं। और सब्लिमेशन मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्ट सॉलिड अवस्था से जब डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, लिक्विड लिक्विड अवस्था में ना आए, तो उस अवस्था को कहा जाता है, उस प्रक्रिया को सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। उसके बारे में हमने देखा। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि टेम्परेचर बदलने से, टेम्परेचर में चेंज करने से हम क्या देखें कि टेम्परेचर में चेंज करने से जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो चेंज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच, उसके पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है। कम होगा पार्टिकल्स के बीच का तो सॉलिड से लिक्विड, और वो कैसे होगा? जब टेम्परेचर दीजिएगा, और टेम्परेचर दीजिएगा तो उसके बीच का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, और जब पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, और उसी प्रकार लिक्विड से गैस और गैस से प्लाज्मा बन जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि एक ही टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड, मतलब अभी आपने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर मतलब पानी जो है बर्फ बन जा रहा है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ पानी बन जा रहा है। मतलब एक ही टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पर पदार्थ की अवस्थाएं तो चेंज हो जा रही है, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वो टेम्परेचर कहाँ गया? हीट एनर्जी कहाँ गया? तो देखिए, सॉलिड यहां से गया 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 सॉलिड, अब सॉलिड से डायरेक्ट ये लिक्विड में चेंज हो गया। तो ये जो अवस्था है, ठीक है, जिस जगह से सॉलिड से लिक्विड में अवस्था चेंज हो जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड था बर्फ और लिक्विड पानी हो गया, तो वह जो टेम्परेचर में जो चेंज पदार्थ की अवस्था में सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही काम हो जा रहा है। टेम्परेचर में तो चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। तो उस अवस्था को, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर, याद रखिएगा, जिस टेम्परेचर पर पदार्थ की अवस्थाएं तो चेंज हो जाती हैं, लेकिन टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं दिखता है, टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होता है, उसे कहते हैं लैटेंट हीट या फिर गुप्त उष्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? याद रखिए, सुनिए ध्यान से। जिस टेम्परेचर पर पदार्थ की अवस्थाएं तो चेंज हो जाती हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता है, नहीं दिखता है, उस टेम्परेचर को कहा जाता है लैटेंट हीट या फिर गुप्त उष्मा। एक ऐसा उष्मा जो कि चुपचाप काम करवा देता है। तो ये उष्मा जो हम टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, तो ये टेम्परेचर जाता कहाँ है? तो ये टेम्परेचर जब तक कि सॉलिड पूरा का पूरा, सॉलिड के एक एक पार्टिकल्स लिक्विड में ना चेंज हो जाए, तब तक ये सॉलिड के पार्टिकल्स इस हीट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता। उसी टेम्परेचर पर ये पूरा का पूरा सॉलिड के एक एक पार्टिकल जब तक लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको टेम्परेचर में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। और वही टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर जब तक कि पूरा का पूरा पार्टिकल्स जो इसके चेंज नहीं हो जाते सॉलिड से लिक्विड में, उसी को कहा जाता है लैटेंट हीट। और सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने वाले लैटेंट हीट को कहा जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड से जब गैस में चेंज होता है, याद रखिएगा, लिक्विड से जब गैस में, तो लिक्विड से गैस में आप देखते होंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है उबलने लगता है, वो गैस में, वेपर में चेंज होने लगता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही गैस, मतलब वाटर वेपर जो है वो लिक्विड में चेंज होने लगता है। मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से लिक्विड भी बन रहा है। तो वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर पदार्थ की अवस्था चेंज हो रही है, लेकिन टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो वह कहलाता है लैटेंट हीट। अगर लिक्विड से गैस हो रहा है तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लैटेंट हीट क्या है? गुप्त उष्मा क्या है? तो लैटेंट हीट दो प्रकार के, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने में, मतलब सॉलिड से लिक्विड अवस्था में चेंज होने में जो हीट है वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और लिक्विड से गैस अवस्था में जब चेंज होता है वो है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और समझ गए होंगे आप कि लैटेंट हीट क्या है, मतलब पदार्थ की अवस्था में चेंज हुआ लेकिन टेम्परेचर में चेंज या इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो वह कहलाता है लैटेंट हीट। अभी हमने क्या देखा कि टेम्परेचर में चेंज करने से पदार्थ की अवस्थाओं में चेंज हो जाता है, टेम्परेचर में चेंज करने से पदार्थ की अवस्थाओं में चेंज होता है। लेकिन दाब में या फिर प्रेशर में चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से क्या पदार्थ की अवस्थाओं में चेंज होता है? क्या दाब चेंज करने से, प्रेशर में चेंज लाने से क्या उससे कोई इफेक्ट आता है प्रेशर अवस्था में, पदार्थ की अवस्थाओं में? तो देख लेते हैं। एक सिलेंडर है और पिस्टन है, इसमें गैसेस भरे हुए हैं। अब सिलेंडर, उस सिलेंडर में पिस्टन को अगर दबाते जाएंगे तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं
एक एक दूसरे के करीब आते जाएँगे, गैसेज़ के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते जाएँगे। अब ध्यान दीजिएगा, गैसेज़ के पार्टिकल और दबाएँ पिस्टन को, तो गैसेज़ के पार्टिकल और क्या हो गए, पास आएँगे, मतलब प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, तो गैसेज़ के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं और प्रेशर दिया, तो जो गैस के पार्टिकल हैं, वो क्या होंगे, एकदम पास-पास आ जाएँगे और जब पार्टिकल्स पास-पास आएँगे, मतलब जो बिछड़े यार हैं, जब आपस में मिलेंगे, ठीक है? और उनके बीच जो है बॉन्डिंग तगड़ा होगा, तो वो क्या होगा, अवस्था में चेंज हो जाएगा। अगर गैस है और गैस के पार्टिकल्स एकदम चिपक जाएँ, आपस-आपस आ जाएँ, तो गैस में क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा, गैस से क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। मतलब गैस के पार्टिकल्स, अगर गैस के पार्टिकल्स को प्रेशर दे करके, अगर गैस के पार्टिकल्स को पिस्टन के प्रेशर दे करके अगर पास लाया जाए, तो क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर के बढ़ाने से गैस के पार्टिकल्स आपस में एकदम पास-पास आ जाएँगे और जब पास-पास आ जाएँगे, तो गैस क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि दाब में, प्रेशर में परिवर्तन करने से भी पदार्थ की अवस्थाएँ चेंज होती है। हम यह बात भी जानते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर घटता है और प्रेशर घटाने से टेम्परेचर बढ़ता है। ये बात आप जानते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन कैसा है? उल्टा है। प्रेशर बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। यह हम लोग जानते हैं। अगर इसे आपको अच्छे से समझना है तो इसका अलग क्लास है, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ यही समझिए कि प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन उल्टा है। प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा और टेम्परेचर घटेगा तो पार्टिकल्स या फिर मेंबर, घर के मेंबर्स क्या है, वो क्या होंगे, पास-पास आएँगे और जब पास-पास आएँगे तो पदार्थ की अवस्थाओं में चेंज होगा। टेम्परेचर घटने का मतलब लिक्विड से क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा और गैस से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। यह सब कुछ तो अच्छे से समझ गया, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर के बढ़ाने या घटाने से भी पदार्थ की अवस्थाओं में चेंज होता है। प्रेशर बढ़ेगा, पार्टिकल्स जो है जो पदार्थ के पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, पास-पास आएँगे और जब पास-पास आएँगे तो पदार्थ की अवस्थाओं में चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का जो फ़ोर्स है, वो कितना आपस में चिपके हुए हैं, उसके अनुसार ही पदार्थ की अवस्थाएँ हम लोग पढ़े हैं अभी तक। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि क्या-क्या है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गैस से, देखिए एक बार हम इस तरह से इसको समझा देते हैं। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बना, मतलब कि क्या हुआ, एक एक इसे 1 मिनट इसे खत्म करके पूरा अच्छे से इसे देख लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है? अब टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और इधर टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है? अब सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा, पेन चेंज कर लेते हैं इसका। सॉलिड से लिक्विड तो क्या कहलाता है, वो प्रक्रिया क्या है, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग कहलाता है, ठीक है? मेल्टिंग, और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, आप तो ये जानते हैं। मेल्टिंग से लिक्विड से गैस बनेगा, तो वो प्रक्रिया कौन-सा है? जब लिक्विड से गैस बनेगा, तो वो कहलाता है बॉइलिंग, मतलब पानी गैस बन गया, बॉइलिंग या फिर क्वथनांक, हम लोग इसको देख लिए हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से है कि गैस से जब लिक्विड बनेगा, गैस से लिक्विड कैसे बनेगा? टेम्परेचर कम करना होगा और जब गैस से लिक्विड बनेगा तो उसे कहा जाता है क्या? कंडेंसेशन या फिर संघनन, जिसे कहा जाता है कंडेंसेशन, संघनन। यहाँ सब कुछ दिया गया है, देख सकते हैं इस फिगर में। अगर लिक्विड से सॉलिड बनेगा, मतलब टेम्परेचर चेंज, तो लिक्विड से सॉलिड का जो क्या बोलते हैं कि प्रक्रिया है, उसे कहा जाता है फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड, या फिर इसे कहते हैं हिंदी में हिमीकरण, ठीक है? इसे भी याद रख लीजिएगा। मेल्टिंग को गलनांक, बॉइलिंग को क्वथनांक, कंडेंसेशन को संघनन कहते हैं। और सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस बन जा रहा है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस से अगर डायरेक्ट क्या होता है, गैस से अगर डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो उसे कहते हैं डिपोजिशन, यानी कि निक्षेपण। क्या? निक्षेपण। सब्लिमेशन की प्रक्रिया जो है, कौन-कौन से जैसे कपूर देखा, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, नौसादर है, ड्राई आइस या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस में चेंज हो जाते हैं, जिसे कि सब्लिमेशन प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे देखते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, इवोपरेशन क्या है। अच्छा, आप लोग ये बात कभी देखें कि जब पानी क्या होता है, मतलब जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण, क्या कभी जैसे कि जब लिक्विड है कोई, तो लिक्विड और गैस में, लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना या फिर लिक्विड वेपर में जब बनता है, तो क्या हमेशा लिक्विड से वेपर बनने के लिए बॉइलिंग पॉइंट पर आना ज़रूरी है? बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक इसको मिलेगा तभी लिक्विड वेपर में या गैस में चेंज होगा? क्या बॉइलिंग पॉइंट से पहले लिक्विड वेपर में चेंज नहीं होगा क्या?
ऐसा है क्या? अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं, तो कभी आपने कपड़ा सुखाने के लिए धूप में दिया है? जब आप कपड़ा सुखाने धूप में देते हैं, तो इसमें लिक्विड होता है, इसमें क्या बोलते हैं, पानी का जो अंश होता है, वह कपड़ा पानी का अंश क्या होता है, धीरे वो कपड़ा पूरा सूख जाता है, पानी का अंश उससे उड़ जाता है, मतलब सारे पानी के अंश जो है या फिर लिक्विड है, वेपर में चेंज हो चुका है। तो क्या वो लिक्विड जब वेपर में चेंज हुआ, तो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँच के या फिर उबलने वाला गर्मी उसको मिला था क्या? ऐसा नहीं था ना? तो इसका मतलब है कि वह प्रक्रिया वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस से कम किसी भी टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस से कम किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर बनना ही इवेपोरेशन वाष्पीकरण कहलाता है। 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड का, जल का, जो फ्लूइड है उसका वेपर में, वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो है, वही वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे कि जो कपड़ा सुखाने की प्रक्रिया में आप लोग देखते होंगे कि कपड़ा में जो पानी होता है, पानी का अंश होता है, वो धीरे-धीरे गैस वेपर बन के, वाष्प बन के उड़ जाता है। तो क्या इसके लिए वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की आवश्यकता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी यहाँ से ये उड़ेगा? ऐसा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, कितना? नॉर्मली क्या टेम्परेचर होता है हमारे वायुमंडल का? 40-30 डिग्री सेल्सियस, और इतने पर ही जो पानी है यहाँ का निकल जाता है। इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड से वेपर में चेंज होने की जो प्रक्रिया है, उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट पर जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है, तो वो तो अलग हम लोग देख ही लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर लिक्विड कैसे वेपर में चेंज होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पानी है, तो पानी का जो ऊपर ये पानी है, तो पानी का जो ये सतह वाला पार्टिकल्स होगा, इसको जब धूप आएगा तो धीरे-धीरे धूप आएगा तो धीरे-धीरे हीट होगा, और ऊपर वाला पार्टिकल्स जो इसका है, क्या होगा? इसको एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि धूप होगा तो हीट मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, और जब टेम्परेचर मिलेगा तो ये पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाएगा, और जब एनर्जी मिलेगा तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, और जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो ये जो पानी के जो पार्टिकल्स के साथ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के साथ लगा हुआ था, ये क्या होगा? एनर्जी मिलेगा, ये भागेगा जल्दी से, ऊपर वाला पार्टिकल। इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर लगातार इसको अगर हीट मिलते जाएगा, तो पानी के ऊपर वाला सतह पर जो पार्टिकल्स होंगे, उसको इतना एनर्जी मिल जाएगा, इतना सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगा कि ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो और आकर्षित किए हुए है, जो अट्रैक्ट किए हुए है और पार्टिकल पानी का, उस अट्रैक्शन को ये तोड़ करके ये बाहर निकल आएँगे, और पानी का जो लिक्विड है, वो वेपर में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग समझ गए, ठीक है? कि वाष्पीकरण क्या होता है। तो यहाँ से अगर एक ही बात समझ सकते हैं कि वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर संभव है, लेकिन वह क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, और लिक्विड से वेपर बनने की प्रक्रिया वाष्पीकरण है। तो हम लोगों ने पूरा जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसे अभी देखा है, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि स्टेट्स कितने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट देखा कि टेम्परेचर में चेंज होने से क्या होता है, प्रेशर में चेंज होने से क्या होता है, इवेपोरेशन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सब कुछ अच्छे से देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और एनसीईआरटी की बुक से पूरा साइंस कवर करा जाएगा। बिल्कुल हर कुछ, एक-एक चीज़ जो है पूरे डिटेल में अच्छे से चित्र के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, सब कुछ जैसे आपको अच्छे से समझ में आए, सब कुछ कराया जाएगा। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी सब कुछ कवर कराया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक परीक्षा हॉल 247 फैले, और परीक्षा हॉल 247 को फैलाने में हमें सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।